चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण अब डराने लगा है। अस्पतालों के अंदर जगह नहीं बची है। लोग बिस्तर का इंतजार करते करते दम तोड़ रहे हैं। सप्लाई चेन्स ध्वस्त हो रही हैं। मॉल्स में सामान बिखरे हैं। सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन में ही आया था। चीन ने शुरुआत से ही जीरो कोविड पॉलिसी का पालन किया, सख्त लॉकडाउन्स लगाए, संक्रमितों और उनके आसपास के लोगों को क्वारंटीन किया। चीन का ये दावा भी है कि वो अपनी 90% से अधिक आबादी को कोरोना वैक्सीन की तय खुराक लगा चुका है। हालांकि पश्चिमी देशों का कहना है कि चीन की दोनों वैक्सीन्स उतनी प्रभावी नहीं हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के पीछे चीन का ये तर्क था कि वो भविष्य की दिशा में काम कर रहा है। उसका कहना था कि वो एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम तैयार कर रहा है जिसके जरिए भविष्य के किसी खतरे से आसानी से निपटा जा सकेगा। चीन ने इसके लिए 3 साल का समय लिया। नवंबर 2022 में प्रोटेस्ट के बाद उसने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी। इसके बाद चीन का जो हाल हो रहा है, उसने उसके दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या चीन अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने में नाकाम रहा या इस बार फैल रहा कोरोना वेरिएंट ज्यादा खतरनाक निकल गया। तो आज हम समझेंगे चीन कोरोना को काबू करने में क्यों फेल हो रहा है और चीन के कोरोना विस्फोट पर दुनिया में क्या हलचल मची है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। चीन की राजधानी बीजिंग में 20 दिसंबर को एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। 84 साल के उस बुजुर्ग को इमरजेंसी केयर की दरकार थी, मगर आईसीयू में जगह नहीं थी। उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे के बाद जब उन्हें जगह मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। चीन का दावा है कि उसके यहाँ कोरोना काबू में है। पिछले हफ्ते जब चीन के अस्पतालों से भयावह वीडियोज और तस्वीरें बाहर आईं, तब भी चीनी सरकार ने चुप्पी साध कर रखी। हालांकि चुप्पी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोविड से जुड़ी पोस्ट से भरे हुए हैं। लोग कोरोना संक्रमित लोगों की मदद की अपील कर रहे हैं। वे हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रति नरमी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वे एक्स्ट्रा दवाओं को साझा करने के लिए कह रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया पर कोविड नीति में बदलाव की भी चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई कोविड नीति से जुड़े टैग्स को 3 करोड़ से अधिक बार पढ़ा जा चुका है। लोगों में इसको लेकर गुस्सा भी है। कुछ लोग नई कोविड पॉलिसी को लेकर नाराज भी हैं। कुछ लोग हालिया कोरोना विस्फोट को लेकर अचरज में भी हैं। उनका कहना है कि जिस रफ्तार से वायरस फैल रहा है उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। चीन में सोशल मीडिया को सेंसर किए जाने का लंबा इतिहास रहा है। अगर सरकार को किसी शब्द से भी खतरा महसूस होता है तो उस शब्द को पूरे सोशल मीडिया से गायब कर दिया जाता है। इसलिए आशंका ये है कि कम्युनिटी स्पिरिट वाली पोस्ट तो ठीक है, लेकिन चीन में सब सही तो नहीं चल रहा है। 16 दिसंबर को हांगकांग से चलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने मेडिकल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। प्रदर्शनकारी छात्र अपने लिए बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि उन्हें जाड़े की छुट्टियों में घर जाने नहीं दिया जा रहा है। वे स्टाफ डॉक्टर्स के बराबर पैसे की मांग भी कर रहे थे। एससीएमपी ने दावा किया कि प्रोटेस्ट के बाद छात्रों की कुछ मांगें मानी भी गईं। चीन में कोविड लॉकडाउन की सख्ती के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट का सिलसिला नवंबर में शिनजियांग प्रांत में एक इमारत में हुई आगजनी के बाद शुरू हुआ था। 24 नवंबर की रात शिनजियांग की राजधानी उरुमची की एक इमारत में आग लगी। आग 15वीं मंजिल पर लगी थी। धीरे धीरे बिल्डिंग के बाकी हिस्सों में फैल गई। इसे बुझाने में 3 घंटे का समय लग गया। बैरिकेडिंग के कारण दमकल की गाड़ियां इमारत के पास नहीं जा पाईं। जब तक आग बुझ पाती तब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 9 लोग घायल हुए थे। स्थानीय अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने बताया कि आग एक्सटेंशन सॉकेट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। उन्होंने इस आगजनी को एक सामान्य घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन ये मामला इतना आसान था नहीं। स्थानीय जनता इसे आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। चीनी सोशल मीडिया पर निष्पक्ष जांच की मांग होने लगी। लोगों ने यह भी लिखा कि कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से फायर फाइटर्स को पहुंचने में और आग बुझाने में देरी हुई। इसके कारण नुकसान बढ़ा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन में आगजनी से जुड़े टॉपिक को 80 करोड़ से अधिक बार देखा गया। लोग ये जानना चाह रहे थे कि बिल्डिंग में सेफ एग्जिट की सुविधा है भी या नहीं। शिनजियांग में 7 अगस्त से कोविड लॉकडाउन लगा दिया गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लोगों को कुछ मिनटों के लिए भी घर से बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। इमरजेंसी के अलावा बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने की मनाही थी। इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या
आगजनी के बाद लोग नीचे नहीं उतर पाए? क्या कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से लोगों की मौत हुई? लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। उरुमची में सड़क पर भी नारेबाजी हुई, लोग पुलिस वालों से भी उलझे। इसके वीडियोस भी चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। 26 नवंबर को प्रोटेस्ट उरुमची से बाहर निकला। शंघाई और बीजिंग में भी लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शंघाई में शी जिनपिंग मुर्दाबाद और कम्युनिस्ट पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगे। चीन में छिटपुट विरोध प्रदर्शनों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन सीधे राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधने की मिसाल कम ही मिलती है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। वुहान में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स हटाए और आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। यही कुछ हाल बड़े शहरों में भी देखने को मिला। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट से बीजिंग और शिनजियांग से जुड़े सर्च टर्म्स को मिटा दिया। दोनों शहर हालिया प्रोटेस्ट के केंद्र की तरह उभरे थे। इसके अलावा प्रोटेस्ट से जुड़े कीवर्ड्स और पुराने भाषणों को भी सेंसर किया गया। इसी क्रम में 26 नवंबर को जिनपिंग के पिता का एक भाषण भी इंटरनेट से हटा दिया गया। इस भाषण में जिनपिंग के पिता ने क्रांति की अपील की थी। 28 नवंबर को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाऊ लिजान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रोटेस्ट को सरकार के खिलाफ साजिश बता दिया, मगर कुछ दिनों के बाद ही चीनी सरकार नरम होती नजर आई। उसने जीरो कोविड पॉलिसी के बरक्स 20 गाइडलाइंस की लिस्ट जारी की। कुछ शहरों में स्थानीय अधिकारियों ने नियमों में ढील देने की बात भी कही। 7 दिसंबर को सरकार ने छूट का दायरा और बढ़ा दिया। सरकार 10 बिंदुओं वाला नया प्लान लाई। इसके तहत कुछ नई व्यवस्थाएं लाई गईं। मसलन अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण बहुत गंभीर नहीं है तो वे खुद को घर पर ही आइसोलेट कर सकता है। जीरो कोविड पॉलिसी में संक्रमित व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार और अपार्टमेंट को क्वारंटीन किया जाता था। नए प्लान में यह भी कहा गया कि पीसीआर टेस्ट की जरूरत सिर्फ अधिक जोखिम वाले इलाकों में रहने वालों के लिए होगी। बाकी जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी काम चल जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट घर पर रहकर भी किया जा सकता है। इससे पहले गिनती के मामले सामने आने के बाद पूरी आबादी को लाइन में लगकर कोविड टेस्ट कराना पड़ता था। नए प्लान में पूरी बिल्डिंग को सील करने वाले नियम को बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि अब सिर्फ कोरोना संक्रमण से प्रभावित घर या फ्लोर को सील किया जाएगा। लोगों ने नए प्लान का स्वागत किया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कहा यह फैसला चीन की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था। चीन ने कोविड नियमों में जो छूट दी उसका आधार ये था कि हम संभावित खतरों के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दावे में बहुत बल था नहीं। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। नंबर 1, जानकारों का मानना है कि चीन ने खतरे का सही से आकलन नहीं किया। वो जीरो कोविड पॉलिसी के भुलावे में बना रहा। चूंकि अब उसने मास टेस्टिंग वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, इसलिए कोरोना संक्रमण की सही संख्या का पता लगा पाना मुश्किल हो गया है। हालांकि पश्चिमी देशों की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना काबू से बाहर चला गया है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, दवाओं का स्टॉक खत्म हो चुका है, अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। चीन ने कभी अपने यहाँ कोरोना के खतरे का असली ग्राफ नहीं बताया। वो दुनिया को भुलावे में रखता रहा कि सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से शुरुआती दौर में बाकी दुनिया जरूरी तैयारी नहीं कर पाई, जिसके चलते आनन फानन में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। दूसरी वजह वैक्सीनेशन से जुड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड से निकलने का एकमात्र उपलब्ध रास्ता वैक्सीनेशन से होकर गुजरता है। चीन के पास कोरोना की 2 वैक्सीन्स हैं, सिनोवैक और सिनोफार्म। दोनों की प्रभाव क्षमता पर सवाल उठते हैं। पश्चिमी देशों ने अपनी वैक्सीन देने की पेशकश भी की थी, लेकिन चीन ने उनकी मदद ठुकरा दी थी। नवंबर 2022 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन 80 बरस से ऊपर की सिर्फ 40% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराक दे पाया है। इसी एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। चीनी सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनवरी 2023 तक 90% बुजुर्गों को वैक्सीनेट करने की बात कही है। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकारों ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। भारत में भी सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। चीन के मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम चलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस वैगनर ग्रुप को नॉर्थ कोरिया से मदद दिलवा रहा है। वैगनर ग्रुप रूस का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। इसको पुतिन के एक करीबी ने शुरू किया था। ब्रिटेन ने भी अमेरिका के आरोपों पर हामी भरी है। ब्रिटेन ने तो यहाँ तक कह डाला कि वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों की संख्या यूक्रेन में 20,000 तक हो सकती है।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। नॉर्थ कोरिया ने इन्फेंट्री रॉकेट और मिसाइलें सप्लाई की हैं। हम मिलिट्री कंपनी वैगनर के खिलाफ और भी प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिका ने यह भी कहा कि वैगनर ग्रुप यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए हथियार के मार्केट को ढूंढ रहा था, जो उसे अब मिल गया है। वैगनर ग्रुप यूक्रेन में हर महीने 800 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर रहा है और जंग में रूसी सेना से भी आगे होकर लड़ रहा है। वैगनर ग्रुप पर इतने आरोप लग रहे हैं, अब उनका पक्ष भी जान लेते हैं। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि ये महज अटकलें ही हैं, इनका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने भी रिपोर्टों को निराधार बताया है। आपने वैगनर ग्रुप की इतनी चर्चा सुन ली, अब उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों के मुताबिक वैगनर रूसी सरकार के समर्थन वाला लड़ाकों का गुट है जो रूसी हितों के लिए काम करता है। इस प्राइवेट सेना को एक कंपनी की शक्ल में येवगेनी प्रिगोजिन फंड करते हैं। प्रिगोजिन राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हैं, जो एक समय में रेस्तरां चलाते थे। उन पर पहले भी कई दफे मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले वैगनर क्राइमिया, सीरिया, लीबिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में तैनात रही हैं। साल 2014 में यूक्रेन में डोनबास युद्ध के बाद इस आर्मी की चर्चा हुई। ये ग्रुप ऐसे पूर्व सैनिकों को लेकर शुरू हुआ था जिन्होंने युद्ध और हिंसा देखी थी। वो या तो आम जिंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाए थे या फिर कर्ज में डूब गए थे। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।